तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी बच्ची का रूम दिखाया जाता है जहाँ से आवाज़ें आ रही होती है कि ज़ियाओमी आज तुम पूरी 9 साल की हो चुकी हो, आज तुम्हारा 9th बर्थडे है और तुम जो कुछ भी विश करना चाहती हो कर सकती हो। और फिर जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम ज़ियाओमी होता है वो विश करती है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। उसकी मॉम उसे गिफ्ट में एक सेल फोन देती है जिसे देखकर ज़ियाओमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसका पहला स्मार्टफोन था और जैसे हम अपना नया फ़ोन मिलने पर खुश हो जाते हैं वैसे वो भी खुश हो गई थी। लेकिन जैसे वो अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम बंदा होता है और ये एक चलता फिरता स्मार्टफोन है। इसका नाम है R9 और जब Xiaomi R9 को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। आफ्टर ऑल वो इतनी छोटी सी बच्ची है और कोई भी R9 को अचानक देखता तो ऑब्वियसली शॉक हो जाता। फिर Xiaomi की मॉम उसके पास आती है और R9 से कहती है कि अब ना मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सेफ हाथों में छोड़ सकती हूँ और Xiaomi को भी समझाती है कि ये तुम्हारा ऐसा फ्रेंड है जो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और ना R9 Xiaomi के बारे में पूरा एनालाइज करने लगता है, उसकी एज, बर्थ डेट और उसकी फ़ोटो तक क्लिक कर लेता है। लेकिन Xiaomi तो उसे चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा R9 कुछ भी समझ में नहीं आता उसे कि क्या हुआ क्या नहीं और वो बस यूँ ही मुस्कुरा कर रह जाता है। कहना पड़ेगा बंदा बहुत ज़्यादा स्वीट है। रात के टाइम पे R9 Xiaomi की पूरी फ़ोटोज़ को एनालाइज करता है, उसकी रूम को एनालाइज करता है, उसकी बुक्स, उसके पिक्चर्स, उसकी मॉम की पिक्चर्स सब कुछ एनालाइज करता है। रात के टाइम पे Xiaomi मतलब R9 से पूछती है कि भाई साहब आपका नाम क्या है, जिस पर R9 कहता है कि मेरा नाम R9 है। जिस पर Xiaomi कहता है R9 ये कोई नाम होता है क्या, जिस पर मतलब R9 कहता है कि देखो मैं एक फ़ोन का मॉडल हूँ, मेरा नाम ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होगा, कुछ अलग तो नहीं हो सकता। जिस पर Xiaomi उसके सामने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ही खोल देती है कि आपका नाम, मतलब आप कितनी एज के हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। Xiaomi के इतने सारे सवालों से बचने के लिए R9 कह देता है कि आपकी ना काफ़ी छोटी एज है, आप अभी ग्रो कर रहे हो तो आपको ना 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। लेकिन गाइस जिसके दिमाग में इतने सारे सवाल हो वो भला कैसे सो सकता है। जिस पर Xiaomi भी कहती है कि मैं इतनी आसानी से कैसे सो सकती हूँ। जिस पर R9 कहता है ऑब्वियसली अपना पावर ऑफ करके। जिस पर Xiaomi कहती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरा कोई पावर ऑफ बटन नहीं है। जिस पर R9 अपने मतलब फ़ोन में शीप का एक मोड ऑन कर देता है और जैसे हमने इंडिया में बच्चों को लोरी सुनाते हैं वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में शिप काउंट करते हैं सोने के लिए। आपने देखा होगा कि डोरेमोन में डोरेमोन भी नोबिता को शिप काउंट करवाता था ताकि उसे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए और इन सबसे Xiaomi को भी काफ़ी जल्दी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब Xiaomi उठती है तो वो देखती है कि R9 सुबह भी शीप्स को काउंट करने में लगा हुआ था और फिर जो Xiaomi होती है वो R9 को उठाती है और कहती है कि मैंने ना तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचा है, वो है मीमी। गाइस जैसे शीप्स करती है ना वो मैं तो उससे इंस्पायर होकर Xiaomi ने R9 का नाम मीमी रखा था। मीमी नाम R9 को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर Xiaomi नॉर्मल बच्चों की तरह तैयार होकर स्कूल जा रही होती है और मीमी भी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जैसे Xiaomi स्कूल के अंदर होती है मीमी बाहर उसका काफ़ी टाइम तक वेट करता है और जैसे ही मतलब सभी बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो मीमी मतलब Xiaomi को बाकी अच्छे गार्जियंस की तरह रिसीव करने के लिए भी आ जाता है। उसे उसका बैग लेता है, उसे आइसक्रीम देता है जैसे नॉर्मल गार्जियन करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मतलब वो दोनों खुश होकर वापस घर आ रहे होते हैं तभी Xiaomi की नज़र एक शू शॉप पर पड़ती है जहाँ पर एक रेड कलर के काफ़ी सुंदर हाई हील्स रखे थे। और गाइस आपको तो पता है हम लड़कियों को हाई हील्स कितने पसंद होता है, तो वो भी मीमी को कहती है कि जब मैं अपनी मॉम की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हाई हील्स पहनूंगी। और फिर जो मीमी होता है वो उन हाई हील्स की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है हमेशा मतलब मेमोरी में स्टोर करने के लिए। फिर दोनों वापस हंसी खुशी अपने घर आ रहे होते हैं तभी जो मीमी का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन होती है कि बारिश आने वाली है, तो मीमी जल्दी से अपना अम्ब्रेला खोल लेता है जिसे देखकर Xiaomi कहती है कि तुमने अम्ब्रेला क्यों खोल लिया, अभी तो बारिश हो भी नहीं रही है। जिस पर मीमी कहता है कि बारिश होने वाली है और फिर काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मीमी का काउंटडाउन खत्म होता है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है जिससे Xiaomi काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है कि यार इसका काउंटडाउन पूरा हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई, कमाल है। और फिर वो दोनों वापस अपने घर जाने लगते हैं तो Xiaomi कहती है कि मीमी तुम तो काफ़ी कमाल के बंदे हो यार, तुमने मतलब सब कुछ पता चल जाता है तुम्हें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और मीमी के लिए Xiaomi को स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस लाना एक रेगुलर जॉब बन गया था और वो अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से भी कंप्लीट कर रहा था। Xiaomi जब
अगली बार उस शॉप पर उन रेड हील्स को देखने जाती है तो वो देखती है कि वो रेड हील किसी ने खरीद लिए थे और उनकी जगह पे दूसरे जूते थे, जिन्हें देखकर ज़ियाओमी को काफ़ी बुरा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और ज़ियाओमी को अपसेट देखकर हमारा जो मिमी है उसे भी काफ़ी बुरा लगता है, वो भी अपसेट होता है। फिर ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो मिमी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो अभी भी हैंडसम होता है और जो हमारी फीमेल लीड ज़ियाओमी है वो बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन इतने सालों के बाद भी मिमी ज़ियाओमी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है और वो दोनों अब भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। उनकी दोस्ती में ज़रा भी मतलब डिफरेंस नहीं आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमी मिमी दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं, तभी ज़ियाओमी नोटिस करती है कि उससे ज़्यादा अच्छी सेल्फी तो मिमी की आती है और इस चीज़ से ना वो थोड़ी सी अपसेट सी हो जाती है और इसे देखकर मिमी को काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी आ जाती है कि यार ये भगवान कैसी लड़की है ये। और फिर मिमी ज़ियाओमी से उसका फ़ोन लेता है और कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करता हूँ और मैं तुम्हारी वैसी ही पिक्चर लूँगा जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ। जिस पर मिमी मतलब ज़ियाओमी भी तैयार हो जाती है और मिमी बन जाता है ज़ियाओमी का कैमरा और उसकी काफ़ी सारी पिक्चर क्लिक करता है। ज़ियाओमी पिक्चर क्लिक करवाते हुए काफ़ी क्यूट से क्लमजी जैसे पोजेस करती है और मिमी भी ज़ियाओमी की काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है। जैसे ही मिमी ज़ियाओमी को उसकी पिक्चर्स दिखाता है तो वो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाती है, लेकिन फिर बाद में कहती है ये सारी पिक्चर्स बिल्कुल वैसी है जैसा तुम मुझे देखते हो। मतलब फ़ोन में सारी पिक्चर्स सेम थोड़ा ना आती है, मतलब सभी पिक्चर्स अच्छी थोड़ा ना आती है। जिस पर मिमी भी हाँ कहता है। तो मिमी और ज़ियाओमी ये सारी बातें छोड़कर दोबारा अपना फोटो सेशन सेल्फी लेना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद ज़ियाओमी देखती है कि मिमी ब्लर हो रहा है, तो वो देखती है कि उसकी फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। तो मिमी अपने आप को उसके फ़ोन को चार्जर में लगाता है। तो मिमी कहता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 5 मिनट चार्ज होता हूँ और 2 घंटे चल सकता हूँ। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि हाँ, लेकिन आगे से ना तुम कभी भी मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाना और मतलब ऐसा दोबारा करने की सोचना भी मत। जो ज़ियाओमी की ये सारी बातें सुनकर मिमी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि जब तक तुम मुझसे बोर नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। फिर ज़ियाओमी और मिमी मिलकर थोड़े टाइम के लिए आराम से रेस्ट करते हैं। रात के टाइम में ज़ियाओमी पढ़ते पढ़ते ही अपने स्टडी टेबल पर सो जाती है। गाइस, पढ़ती वगैरह तो कुछ नहीं है, वो अपने बुक्स में शीप्स को ड्रॉ कर रही होती है। कुछ दिनों बाद ज़ियाओमी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है क्योंकि जो मिमी है वो अपग्रेड होने के लिए कंपनी में गया होता है, तो वो कैसे ना कैसे अपना दिल लगाने की कोशिश कर रही होती है। आफ्टर ऑल वो मिमी को इतना मिस तो करेगी, अगर हमारा फ़ोन चल जाए तो हम कितने बोर होते हैं। तभी ज़ियाओमी की मॉम वहाँ आती है और कहती है कि बेटा, तुम ना कब से इतने पुराने फ़ोन के साथ हो, तुम्हें नया फ़ोन ले लेना चाहिए। तुम्हारे सभी दोस्तों के पास नए फ़ोन है तो तुम्हें भी एक ले लेना चाहिए। वाह, मॉम हो तो ऐसी। यहाँ पे हमारी मॉम है, चाहे फ़ोन को कुछ भी हो जाए लेकिन नए फ़ोन की तो बात ही नहीं करती। लेकिन जो ज़ियाओमी होती है वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपने फ़ोन के लिए काफ़ी लॉयल हूँ। जिस पर ज़ियाओमी की मॉम कहती है बेटा, वो सिर्फ एक फ़ोन है, उसके लिए क्या लॉयल होना। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि वो सिर्फ एक फ़ोन नहीं है। लेकिन फिर बाद में वो खुद ही कहती है कि हाँ, वो फ़ोन है लेकिन मुझे चाहिए नहीं और कुछ टाइम बाद तो वो अपग्रेड होकर आ जाएगा, तब तक मैं थोड़ा तो वेट कर ही सकती हूँ। कहीं ना कहीं ज़ियाओमी के दिल में मिमी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। शायद वो मिमी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ मिमी अपग्रेड होने के लिए कंपनी में होता है, लेकिन मिमी के बिना ज़ियाओमी की हालत कुछ ऐसे थी गाइस, जैसे जिए तो जिए कैसे, बिन आपके लगता नहीं दिल, और मुझे आगे नहीं आता। फिर मिमी को फोटोज़ देखकर ज़ियाओमी कहती है कि मिमी, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ। दूसरी तरफ जो मिमी होता है उसका पूरा अपग्रेड का काम कंप्लीट हो चुका होता है और उसे पूरी तरीके से होश आ जाता है, उसकी कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होती। जैसे ही वो कंपनी के बाहर निकलता है अपग्रेड होकर, तो वो देखता है कि उसे ज़ियाओमी का कॉल आता है और मतलब कॉल का मैसेज आता है और लिखा होता है कि मिमी, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। और ये सुनकर तो जो मिमी होता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह भागकर ज़ियाओमी के पास जाने के लिए चला जाता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मिमी के दिल में भी ज़ियाओमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। मिमी अपग्रेड होने के बाद कंपनी से सीधा भागकर ज़ियाओमी से मिलने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ियाओमी के घर के बाहर पहुंचता है वो ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि आज वो ज़ियाओमी से मिलने वाला था 1 हफ्ते के बाद। लेकिन तभी वहाँ अपने घर से ज़ियाओमी बाहर निकलती है और वो मिमी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो भागकर सीधा मिमी के पास जाती है। ज़ियाओमी को देखने के बाद मिमी के सारे फीचर्स बाहर निकलने
बोलने लगते हैं और बेचारा मीमी उन्हें कंट्रोल करता है कि आज ये फीचर मेरी बेइज्जती करवा के मानेंगे। काफ़ी मुश्किल के बाद ज़ियाओमी अपने फीचर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन तभी ज़ियाओमी मीमी को जाकर हक कर लेती है और इससे मीमी काफ़ी शॉक हो जाता है। बेचारे मीमी की तो इस शौक से हवा टाइट हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में मीमी भी ज़ियाओमी को हक करके काफ़ी खुश होता है। अगले दिन ज़ियाओमी मीमी के साथ अपने कॉलेज जाती है। ज़ियाओमी मीमी से कह रही होती है कि आज हम लंच में क्या खाएंगे और वो 2-3 डिशेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होती है। तो मीमी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ियाओमी का एक क्लासमेट आता है। गाइस ये एक शॉर्ट सीरीज है तो इस बंदे का नाम तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो ज़ियाओमी से पूछता है कि मैंने सुबह तुम्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, तुमने मुझे उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन हमारी ज़ियाओमी को तो कुछ भी पता नहीं था उस मैसेज के बारे में, क्योंकि हमारे जेलस मीमी ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। ज़ियाओमी अपने क्लासमेट से पूछती है उस मैसेज में कुछ अर्जेंट था क्या, तो उसका क्लासमेट कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, एक्चुअली मैं अगले महीने हमारे इस कॉलेज में एक परफॉर्मेंस होने वाली है, तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ वो परफॉर्मेंस करूँ, तुम गाना गाना और मैं परफॉर्म करूंगा। जिस पर जो ज़ियाओमी होती है उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये आइडिया, लेकिन दूर से हमारा मीमी ये सब कुछ देखकर जल भुन रहा था। फिर ज़ियाओमी और उसका क्लासमेट दोनों ही क्लासरूम में चले जाते हैं, लेकिन गाइस क्लासरूम में तो फ़ोन अलाउ नहीं रहते, इसीलिए मीमी को क्लास में आना अलाउ नहीं किया जाता। फिर मीमी कॉलेज के बाहर आकर ज़ियाओमी का वेट करने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जब कपल्स एक साथ होकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड अपने फ़ोन को साइड में रख देते हैं और उसको ज़रा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तभी वहाँ पर ज़ियाओमी का क्लासमेट आ जाता है और वो मीमी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है मीमी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो मीमी कहता है अब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो ये भी बता दो कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रहते हैं। तो ज़ियाओमी का क्लासमेट कहता है मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर रात के टाइम पे मीमी मॉडर्न वर्जन ऑफ देवदास बनकर खिड़की पर बैठा होता है और ज़ियाओमी के क्लासमेट की बातों को याद कर रहा होता है। उस क्लासमेट ने कहा होता है कि वो ज़ियाओमी को लाइक करता है और परफॉर्मेंस के बाद ज़ियाओमी को कन्फेस करने वाला है और उसने मीमी की हेल्प भी मांगी थी ताकि वो जान सके कि ज़ियाओमी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर हमारा मीमी परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर ज़ियाओमी अपने फ़ोन को लेकर आती है। वो एक्चुअली में मीमी को एक फ़ोटो दिखाकर पूछना चाहती थी कि वो फ़ोटो कब क्लिक की है, लेकिन जब वो देखती है कि मीमी तो काफ़ी अपसेट है तो वो मीमी से कुछ भी नहीं पूछती। सुबह के टाइम पे ज़ियाओमी ने अपने पूरे कमरे में तबाही मचा रखी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो परफॉर्मेंस के दिन कौन सी ड्रेस पहने। हम लड़कियों का ये प्रॉब्लम कॉमन है। मीमी ज़ियाओमी को एक व्हाइट कलर की ड्रेस सजेस्ट करता है परफॉर्मेंस में पहनने के लिए, लेकिन ज़ियाओमी कहती है ये तो ठीक है लेकिन मेरे पास इसके मैचिंग शूज नहीं है। मीमी ज़ियाओमी के कैजुअल शूज को देखकर कहता है कि तुम यही पहन लो, लेकिन जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि कल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट डे है, कल मेरा इतना इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं ये तो नहीं पहन सकती, ये तो कैजुअल शूज है। मीमी कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है। और वो खड़ा होकर ज़ियाओमी के नोट्स चेक करने वाला होता है कि वो कौन सा गाना गाने वाली है। तो ज़ियाओमी कहती है कि तुम इतना क्यूरियस क्यों हो रहे हो, जब मैं गाना गाऊंगी तब तुम सुन लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। फिर मीमी भी तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले ज़ियाओमी से कहता है कि तुम कल के दिन यही ड्रेस पहनना, ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लगती है। फिर ज़ियाओमी और मीमी दोनों अच्छे से तैयार होकर उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉलेज का परफॉर्मेंस होने वाला था। फिर वहाँ पर ज़ियाओमी का क्लासमेट या फिर सीनियर कह लो, वो वहाँ पर आ जाता है और ज़ियाओमी को बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है और वो ज़ियाओमी को एक गिफ्ट देता है। तो ज़ियाओमी कहती है कि ये गिफ्ट मेरे लिए है। दूर से मीमी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, लेकिन जैसे ही ज़ियाओमी उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें रेड कलर की हील्स होती है, जिसे देखकर ज़ियाओमी कहती है कि मैंने शायद इन्हें पहले भी देखा है। फिर कुछ टाइम बाद ज़ियाओमी और उसकी सीनियर का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। ज़ियाओमी ने परफॉर्मेंस करते समय भी वो रेड कलर के हील्स पहन रखे थे। ज़ियाओमी इन परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी सी नर्वस थी, तो वो मीमी की तरफ देखती है और मीमी ज़ियाओमी को एक जेंटल सी स्माइल पास कर रहा था। फिर ज़ियाओमी और उसका सीनियर दोनों अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ज़ियाओमी सिंगिंग करती है और उसका सीनियर गिटार प्ले कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और ज़ियाओमी को देखकर मीमी सोच रहा होता है कि मैं हमेशा ज़ियाओमी के साथ इसी तरीके से रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ। ज़ियाओमी को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमेशा उसके साथ रखे, ना मेरे जैसी। और फिर जो मीमी होता है वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर ज़ियाओमी को रेड हील्स देखकर याद आ जाता है कि उसने मीमी से कहा था जब वो छोटी थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपनी मॉम की तरह इन रेड हील्स को पहनेगी। परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ज़ियाओमी सभी ऑडियंस को झुककर ग्रीट करती है, लेकिन वो देखती है उन ऑडियंस में मीमी मौजूद नहीं होता। फिर ज़ियाओमी उस परफॉर्मेंस हॉल से बाहर निकलकर मीमी को चारों तरफ ढूंढने लगती है। वो चारों तरफ देखने लगती है कि मीमी कहाँ है। तभी वहां पर उसका सीनियर आता है। तो ज़ियाओमी अपने सीनियर से पूछती है कि ये शूज आपको किसने दिए थे। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि मीमी ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हें हमेशा से चाहिए थे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि नहीं, मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए था और सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। मीमी एक जगह पर अपना पिंक अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। तभी वहां पर ज़ियाओमी आकर मीमी को पीछे से आवाज देती है। फिर ज़ियाओमी मीमी के सामने आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें ये रेड कलर के हील्स याद थे। जिस पर मीमी कहता है हाँ मुझे ये याद है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 20th बर्थडे पर मैं तुम्हें ये हील्स गिफ्ट करूंगा। ज़ियाओमी कहती है लेकिन मीमी तुम गलत हो, मुझे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर ये हील्स नहीं चाहिए थे। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या विश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मीमी को कुछ भी याद नहीं था कि ज़ियाओमी ने क्या विश किया था। तो ज़ियाओमी उसे याद दिलाती है कि मैंने विश किया था कि मुझे अपने पूरी लाइफ के लिए एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए जो पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहे, और प्रेजेंट के तौर पे तुम मुझे हमेशा अपने हर साल के बर्थडे पर चाहिए। और ये सुनकर मीमी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ज़ियाओमी का लव कन्फेशन था। फिर मीमी भी ज़ियाओमी से कह देता है चाहे 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, चाहे कितने भी साल बीत जाए, मीमी हमेशा ज़ियाओमी का बर्थडे प्रेजेंट ही रहेगा। फिर मीमी ज़ियाओमी के लिए एक पिंक अम्ब्रेला खोल देता है और उसके करीब आने लगता है। पिंक अम्ब्रेला की वजह से हमें कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आप लोग समझदार है तो आप समझ गए होंगे। और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है।